हेलो एवरीवन, मैं शिवम परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका जो बीपीएससी 66 का पीटी का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें आपके 150 क्वेश्चंस आते हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा। तो 150 क्वेश्चंस में से जो हमारी पुस्तक प्रकाशित हुई थी परीक्षा मंथन की 66 बीपीएससी की ध्यान में रखते हुए, जिसका नाम था करंट अफेयर्स एवं सामान्य ज्ञान विशेषांक, ये पुस्तक जो हमारी है, इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन फंसे हुए थे 50 से 60 क्वेश्चन। 50 से 60 क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्ट इसी पुस्तक से आए हुए थे, जिसमें इसमें जो आपका मैटर था वो वर्ष भर का बिहार करंट अफेयर्स था। उसके बाद में आपका वर्ष भर का राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स था, और उसके बाद में आपका बिहार सामान्य ज्ञान था, यानी कि बिहार का जीके था। यदि इस बार हम बात करें क्वेश्चन की, तो सबसे ज़्यादा आपके जो क्वेश्चन आए थे वो करंट अफेयर्स से आए थे, यानी कि 38 क्वेश्चन कहाँ से आए थे? करंट अफेयर्स से आए थे। उसके बाद आपका जो सेकंड नंबर है आपके हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री से आपके 35 यानी 35 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से आए थे, और उसके बाद में आपके जो क्वेश्चन थे वो साइंस से आए थे, यानी कि सबसे अधिक जो क्वेश्चन आए थे वो करंट अफेयर्स से आए थे। सेकेंड नंबर पे जो सबसे अधिक क्वेश्चन आए थे वो आपके हिस्ट्री एंड कल्चर से आए थे, और थर्ड नंबर पे आपके जो है वो साइंस के क्वेश्चन आए, यानी कि 30 क्वेश्चन साइंस के आए हुए थे। तो ये काफ़ी अच्छी पुस्तक थी, जिससे आपके काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे, यानी कि डायरेक्ट आपको टू द पॉइंट क्वेश्चन वहाँ से फंसे हुए थे। जो हमारी पुस्तक थी ये करंट अफेयर्स में सामान्य ज्ञान विशेषांक। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं। और आज का जो सेशन होने वाला है, तो इसमें हम लोग एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं, तो उस समय, यानी कि इस समय की अगर बात करें हम, तो उस समय तो ऐसा था कि करंट अफेयर से बहुत कम क्वेश्चन आते थे, यानी कि हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन आपके आते थे, आपकी जो बीपीएससी 66 था। लेकिन इस समय क्या है कि आपका जो पूरा पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, यानी कि आपका जो पुराना पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपका जो वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए कि जो करंट अफेयर्स की डिमांड है वो सबसे अधिक हो चुकी है, यानी करंट अफेयर्स सबसे अधिक क्वेश्चन आए थे। तो अपनी जो तैयारी है आप लोग उसको और बेहतर बनाइएगा। जो लोग 67 की मतलब 67 की जो तैयारी करने वाले हैं या एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिएगा, जिससे जिस समय वीडियो आए तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिएगा, जिससे सभी दोस्त इस वीडियो का लाभ उठा सके। और जिन लोगों को यहाँ पे ये क्वेश्चन ब्लर दिख रहे हैं या समझने में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जहाँ से आप सभी लोग लिंक को ज्वाइन करके और आसानी से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पित्रादुरा जो शैली है वो निम्न में से किससे संबंधित है, यानी कि पित्रादुरा शैली का जो किससे संबंध है। तो आपका जो पित्रादुरा शैली है वो दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना क्या है, जो आपकी पित्रादुरा शैली से संबंधित है। लेकिन यदि हम लोग देखें कि सबसे अच्छा जो आपका उदाहरण है जो पित्रादुरा शैली का, वो एतमदौला का जो मकबरा है कहाँ पे स्थित है? ये आपका आगरा में स्थित है। कहाँ पे? ये आपका आगरा में स्थित है। प्रथम बार जो पित्रादुरा शैली का जो उपयोग हुआ था तो कहाँ पे हुआ था? वो एतमदौला के मकबरे में हुआ था। कहाँ पे स्थित है? आगरा में स्थित है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए, यानी ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसने चित्रकारी के लिए कारखाने ही बना डाले। तो किसने किया था ये? तो ये जहांगीर ने किया था। किसने? जहांगीर मुगल शासक ने ही चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे, और इसी के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लाई गई थी, यानी किसके द्वारा लागू
की गई थी। तो किसके द्वारा लागू की गई थी? तो आपकी ये जो रॉबर्ट क्लाइव हैं इन्हीं के द्वारा लागू की गई थी। और 12 अगस्त 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की जो प्रथम संधि के द्वारा ही रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो थी वो बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू की गई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो किसने भाग लिया था? तो आपके जो स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो किसने जो है वो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था? तो देखो, जो आपका स्वराज पार्टी थी इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में हुआ था। यानी कि इसका जो प्रथम सम्मेलन हुआ था, यानी पहला सम्मेलन जो हुआ था वो 1 जनवरी 1923 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। और इसका जो गठन किया था वो CR दास व मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है की रचना किसने की? तो उसकी जो रचना है वो किसने की थी? उसकी रचना जो है दीनबंधु मित्र ने की थी। किसने? दीनबंधु मित्र ने जो इसकी रचना की थी नील दर्पण की। इसमें हमको क्या पता चलता है कि जो इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का इसमें चित्रण किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो ये 1700 आपका 60 का जो प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, यानी फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था? तो किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था? तो किसने किया था? तो देखो, आपका जो भारतीय परिषद अधिनियम था 1909। कौन सा अधिनियम? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसी के अंतर्गत जो था वो भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया गया था। और इसको ही मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार। तो करेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो आपका जो कोल विद्रोह हुआ था बुद्धो भगत के नेतृत्व में वो सिंहभूम में हुआ था। कहाँ पे? सिंहभूम में हुआ था। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखो, यहाँ पे जो नाना साहब है, नाना साहब ने कहाँ पे किया था? तो नाना साहब ने कानपुर में किया था, कानपुर। तात्या टोपे ने कहाँ किया था? ग्वालियर में। कुंवर सिंह ने कहाँ किया था? बिहार में। और मौलवी अहमदुल्ला ने कहाँ किया था? फैजाबाद में। तो यहाँ पे अगर देखें तो बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? ये कुंवर सिंह ने किया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो जो गांधी जी का ध्यान था इंडिगो के किसानों की दशा के बारे में तो राजकुमार शुक्ल ने आकर्षित किया था। तो करेक्ट आंसर आपका जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? आप लोग इसको याद रखिएगा, यहाँ पे प्रथम दिया गया था। तो जो आपकी महाजनपद मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो क्या थी? वो राजगीर थी। क्या थी? राजगीर। लेकिन ऑप्शन में कहीं पर भी यहाँ पे राजगीर नहीं दिया गया, पाटलिपुत्र दिया गया, वैशाली दिया गया, चंपा और अंग दिया गया।
लेकिन आपसे पूछा गया प्रथम राजधानी कौन सी, महाजनपद मगध की, तो राजगीर थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे। तो आपके जो सहजानंद थे वो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। और इन्हीं की अध्यक्षता में, यानी कि स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में ही 1936 में, कब 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आपका होगा? करेक्ट आंसर आपका जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार में किसान आंदोलन का जो संबंध था वो स्वामी सहजानंद से था। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। तो इसका देखो जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंपारण। क्योंकि भारत में जो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था इसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। तो किसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो चंपारण में किया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले हैं। तो देखो सबसे पहले आप लोग एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि आपका जो कालीबंगा है, तो कालीबंगा से अलंकृत ईंटें ही प्राप्त हुई। हमको अलंकृत ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा से। उसके बाद में एक साथ द्विफसली जो हैं वो कृषि के जो हमें साक्ष्य मिले वो कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। और उसके बाद में जो काली चूड़ियाँ, आप लोग इससे भी याद रख सकते थे कि जो काली चूड़ियाँ हैं वो कहाँ से मिली हैं? कालीबंगा से। तो आप लोग एक आइडिया लगा सकते थे कि कालीबंगा से काली चूड़ियाँ मिली। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा हो जाएगा। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्या क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है? देखो बौद्ध धर्म के जो तीन रत्न हैं वो कौन से हैं? आपका बुद्ध है, यानी कि बुद्धा हो गया, उसके बाद में आपका धम्म हो गया और उसके बाद में आपका शम हो गया। लेकिन आपसे यहाँ पूछा कि जो आप सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया ने किससे संबंधित हो? आप जैन धर्म के तीन रत्न हैं। किसके? जैन धर्म के। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस शासक के ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी। तो आपकी जो प्रथम बौद्ध संगीति थी, यानी सबसे पहले यहाँ से अशोक की जो कौन सी बौद्ध संगीति अशोक के द्वारा की गई थी। तो अशोक के द्वारा जो आपकी तीसरी बौद्ध संगीति थी उसका आयोजन किया गया था। तो कहाँ पे किया गया था? पाटलिपुत्र में किया गया था, पाटलिपुत्र में। उसके बाद में आपका जो अजातशत्रु थे, अजातशत्रु के द्वारा प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। तो कहाँ पे किया गया था? राजगीर में किया गया था, राजगीर में। उसके बाद में आपके जो कालाशोक थे, कालाशोक के द्वारा द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। तो कहाँ पे किया गया था? वैशाली में किया गया था, वैशाली में। लेकिन जो आपके कनिष्क थे, कनिष्क के द्वारा चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे किया गया था? कश्मीर में किया गया था। तो करेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो योग किसने सिखाया? पतंजलि ने। न्याय किसने दिया? गौतम मुनि ने। किसने दिया? गौतम मुनि, गौतम मुनि। उसके बाद में आपका सांख्य किसने, सांख्य दर्शन किसने दिया? कपिल मुनि ने। किसने? कपिल मुनि ने। उसके बाद में आपका जो वैशेषिक है, यानी कि जो आपका जो वैशेषिक परमाणु किसने दिया था? आपका जो भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था किसने किया था? वैशेषिक ने किया था। तो करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस दिल्ली सल्तनत ने, यानी कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई थी। तो किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौ की नीति को अपनाया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वल्लभ ने रक्त एवं लौ की नीति को अपनाया था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। आपका जो चोल था, क्या था? चोल, वो था
वो भारतीय साम्राज्य के व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, आपका चोल। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है। तो आपका जो भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह है वो किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है। तो ये आपका जो है वो पोर्ट ब्लेयर में स्थापित किया जाने वाला है। कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर में, पोर्ट ब्लेयर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे केरल दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में गुजरात दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में महाराष्ट्र दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो तमिलनाडु दिया गया है, लेकिन यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर नहीं दिया है। तो करेक्ट आंसर जो इसका क्या हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। नहीं, पोर्ट ब्लेयर नहीं दिया है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न राज्यों में कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है। तो कौन सा ऐसा राज्य है जो सौर ऊर्जा का जो सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो आपका जो राजस्थान है वो क्या है, भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन जो होता है वो कहाँ पे होता है, वो राजस्थान में होता है। लेकिन यदि हम बात करें पवन ऊर्जा के बारे में, तो पवन ऊर्जा को जो सर्वाधिक उत्पादन है वो कहाँ पे होता है, तमिलनाडु में होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा कि पवन ऊर्जा का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है, तमिलनाडु में होता है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा जोड़ा है वो सही सुमेलित नहीं है। तो आपका जो यहाँ पे माइका जो भागलपुर है वो सही सुमेलित है, क्या है, सही जोड़ा सुमेलित है, यानी माइका जो भागलपुर में पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है। तो कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है। तो देखो आपका जो यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी है बरौनी, ये करेक्ट है आपका। सीमेंट वंजारी, ये भी करेक्ट है। फर्टिलाइजर भौराही, ये भी सही है। उसके बाद में आपका ऑप्शन नंबर डी में यहाँ दिया है रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी, ये कहाँ पे है, ये आपका भागलपुर में नहीं, ये छपरा में है। कहाँ पे, छपरा में। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही फीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। नई प्रकार की एक मिट्टी है, तो कहाँ पे पाई जाती है। तो ये आपका जो मिट्टी है पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। कहाँ पे, पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी चंपारण। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़ों से गंगा नदी नहीं बहती है। तो किस जोड़ों में से गंगा नदी नहीं बहती। देखो आपका जो दरभंगा है, मुंगेर, यहाँ से भी जो है गंगा जी के किनारे बसा हुआ, ये भी यहाँ से गंगा बहती है। पूर्णिया, भागलपुर, यहाँ से भी गंगा बहती है। तिरहुत, सारण, यहाँ से भी गंगा बहती है। लेकिन जो आपका कोसी मगध है, क्या है, ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है कोसी मगध, यहाँ से गंगा जो है वो नहीं बहती है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं, यानी किस जिले में कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो यहाँ पे आपको बताना है। आपका जो ऑप्शन नंबर वी है क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जी है, मुंडा जमुई जो है ये करेक्ट आपका नहीं है। आपका संथाल बांका में पाई जाती है, ये भी राइट है। उराव जो आपकी सुपौल में पाई जाती है, ये भी करेक्ट है। उसके बाद में खरवार जो है भागलपुर में पाई जाती है, ये भी करेक्ट है। लेकिन जो आपका मुंडा जमुई है ये सही सम्मिलित नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का जो प्रतिशत यानी परसेंटेज है वो कितना है। देखो ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है। यदि हम बात करें 2019 की, यदि अगर हम बात करें 2019 की जो आपकी वन रिपोर्ट के अनुसार, तो वहाँ का जो बिहार के राज्य का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की जो समस्त प्रतिशत है वन क्षेत्र का, वो 7.76% है। कितना, 7.76% है। लेकिन ऑप्शन में कहीं पर भी यहाँ पे 7.76% नहीं दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्योंकि 2019 की जो वन रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो 7.76% जो है वो बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त जो वन क्षेत्र का परसेंटेज है वो कितना, 7.76%। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? काफ़ी इजी क्वेश्चन था। एक ही अभ्यारण्य है, कौन सा? पश्चिमी चंपारण में। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। तो सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का? तो आपका जो होन्शु द्वीप है, कौन सा? आपका जो होन्शु द्वीप है वो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। और जो होन्शु द्वीप है ये जापान की राजधानी जो है टोक्यो है, वो इसी द्वीप पर स्थित है, यानी इसी द्वीप पर अवस्थित है आपकी जो होन्शु आइसलैंड पे जापान की राजधानी टोक्यो। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो ग्रीनलैंड जो है वो किस देश का भाग है? तो ग्रीनलैंड डेनमार्क का भाग है। और डेनमार्क की जो राजधानी है वो कौन क्या है? कोपेनहेगन। क्या है? कोपेनहेगन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, डेनमार्क। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो देखो ये आपका जो क्वेश्चन है 2018 के अनुसार पूछा गया। 2018 के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो देखो आप लोग एक आइडिया लगा, सबसे अधिक जो भारतीय लोग कहाँ पे रहते हैं? सबसे अधिक जो भारतीय लोग हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हैं। कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का जो है उत्पादन होता है? उत्पादन हुआ है। तो कहाँ पे जो है वो 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ है? तो आपका जो चीन है, कहाँ पे? चीन में सबसे अधिक जो है उत्पादन हुआ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो आपका जो अफ्रीका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो आपका है यहाँ पे सबसे अधिक देश हैं। कितने देश हैं? 54 देश हैं। लेकिन आपका जो एशिया है सेकंड नंबर पे एशिया आता है, यानी कि सबसे अधिक जो देश हैं वो किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप है। उसके बाद आपका जो एशिया महाद्वीप है उसके अफ्रीका के बाद सेकंड नंबर पे सबसे अधिक जो देश है वो कहाँ पे हैं? एशिया में। लेकिन फर्स्ट पे क्या है? अफ्रीका। करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की जो आबादी का प्रतिशत है उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक यहाँ पे परसेंटेज में पूछा गया। आप लोग ये चीज़ अवश्य याद रखिएगा, यहाँ पे परसेंटेज की बात करें कि परसेंटेज में जो है वो आबादी की कुल तुलना में सबसे अधिक कहाँ पे है? तो आपका जो मिजोरम है, क्या है? जो आपका मिजोरम है वहाँ पे सबसे अधिक है। कहाँ पे? मिजोरम में जो क्या है सबसे अधिक है। कितना वहाँ पे परसेंटेज की बात करेंगे तो वहाँ पे परसेंटेज की बात करें तो 94.4% है। कितना? 94.4% है। अगर हम जनसंख्या के आधार पर बात करें तो सबसे जनसंख्या के आधार पर जो सबसे अधिक आबादी है वो कहाँ पे है? वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। यदि हम परसेंटेज की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? परसेंटेज में आपका मिजोरम हो जाएगा। और अगर हम जनसंख्या के आधार पर अगर बात करें तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे मध्य प्रदेश दिया नहीं, तो मध्य प्रदेश अगर इसमें ऑप्शन में दिया होता तो आपका मध्य प्रदेश हो जाता जनसंख्या के आधार पर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो कौन सा क्षेत्र जो है वो कर्नाटक में नहीं है? चिकमंगलूर ये भी कर्नाटक में आपका है, कुर्ग ये भी कर्नाटक में आपका है, वावा बुदनगिरी ये भी आपका कर्नाटक में। आपका जो पुलनेज है ये कर्नाटक में नहीं है। कहाँ पे है? ये आपका तमिलनाडु में है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पुलनेज।
अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत में निम्न जिलों में से कौन सा जिला है सबसे बड़ा है। देखो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, क्योंकि जो आपका कच्छ गुजरात का जो ज़िला है, कच्छ गुजरात, ये आपका फर्स्ट नंबर पे आता है। नहीं, भारत में सबसे बड़ा जो ज़िला आपका कच्छ है, लेकिन आपका जो सेकेंड नंबर पे आपका जो लेह लद्दाख है वो सेकेंड नंबर पे आता है। लेकिन कुछ लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि लेह पहले है, लेह लद्दाख जो आपका भारत का सबसे बड़ा ज़िला है, लेकिन जो कच्छ है वो छोटा। ऐसा नहीं है कि जो आपका कच्छ है वो गुजरात का सबसे बड़ा ज़िला है और उसके बाद जो लेह है सेकेंड नंबर पे आपका लेह आता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो फर्स्ट ऑप्शन नंबर वी दिया है कच्छ, तो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है। तो भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में, तो यहाँ पे आपका जो मध्य प्रदेश है क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश में क्या है सबसे अधिक वन्य जीव अभयारण्य हैं। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। यदि यहाँ पे पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे हैं, तो आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश नहीं होता, लेकिन यहाँ पे एक राज्य को स्पेशली इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में, यानी कि राज्य को स्पेशली यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है। तो आपसे पूछा गया कि उत्तर की ओर कौन सी नदी प्रवाहित होने वाली है, यानी प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी जो है उत्तर की ओर है। तो यहाँ पे जो आपकी वांगमती दी है ये भी नहीं है, कमला दी है ये भी नहीं है, आपके कोसी जो दी है ये भी नहीं है, गंडक जो दी है ये भी नहीं है। तो कौन सी जो नदी है वो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, यानी बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी जो है वो उत्तर की ओर। तो कौन सी जो है उत्तर की ओर है, आपकी जो सोन नदी है, कौन सी, सोन नदी, वो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी ऑप्शन में सोन नदी नहीं दिया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में सोन नदी नहीं दिया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। देखो ये करंट का क्वेश्चन है, आपका जो क्वेश्चन आया था ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपका जो इसका जो अटल टनल था, इसका जो उद्घाटन हुआ था माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 3 अक्टूबर, कब हुआ था, 3 अक्टूबर 2020 को, 3 अक्टूबर 2020 को हुआ था। ये अक्टूबर के करंट अफेयर से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो आप लोग यदि सभी लोगों ने अक्टूबर की जो करंट अफेयर्स है या आप लोगों ने अच्छे से यह पढ़ी होगी, या हमारी करंट अफेयर्स सामान्य ज्ञान की जो विशेषांक पुस्तक थी उसको यदि आप लोगों ने अच्छे से सॉल्व किया होगा या पढ़ा होगा, तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर लोगे। तो इसमें पूछा गया था कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। तो किसको पार करती है, तो ये पूर्वी पीर पंजाल को पार करती है। किसको, पूर्वी पीर पंजाल को पार करती है। लेकिन यहाँ एक चीज़ आप लोग इसमें याद रखिएगा कि जो आपकी जो अटल टनल है ये सबसे लंबी सड़क सुरंग है, यानी कि सबसे लंबी सड़क सुरंग है जो लेह को, यानी कि जो लेह को मनाली से जोड़ती है। किससे, मनाली से जोड़ता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पूर्वी पीर पंजाल। और इसका जो उद्घाटन था जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था, कब किया गया था, 3 अक्टूबर 2020 को। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य मतलब क्या होता है। यानी कि विधि का नियम और कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है। तो अगर बात करें विधि का न्याय, यानी कि विधि का शासन, तो आपका जो विधि का शासन है वो किस संविधान से लिया गया, यानी किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आपका जो विधि का शासन है वो जापान के संविधान से लिया गया है, यानी कि विधि का शासन जापान के संविधान से लिया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो अगर बात करें हम कि विधि का शासन, विधि का शासन का मतलब क्या होता है कि सभी के लिए एक कानून, चाहे वो गरीब हो और चाहे वो अमीर, यानी चाहे अमीर वर्ग हो या गरीब वर्ग हो, सभी के लिए एक कानून होगा। ऐसा नहीं होगा कि गरीब के लिए अलग कानून बनाया जाएगा और अमीर के लिए अलग कानून बनाया जाएगा, ऐसा नहीं है। और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, यानी कि चाहे वो अमीर हो और चाहे वो गरीब हो,
सभी को अगर न्याय दिया जाएगा, सभी को बराबर का न्याय दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अमीर को अलग न्याय दिया जाएगा और गरीब को अलग न्याय दिया जाएगा। तो इसका विधि का नियम, कानून का अधिराज का मतलब यही होता है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, यानी किसी के साथ भेदभाव ना होकर के सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो देखो, ये आपका जो क्वेश्चन है बहुत डीपली क्वेश्चन पूछ लिया है। तो इतना उम्मीद नहीं थी कि इस टाइप के जो आपके जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि इतना डीप जो बीपीएससी आपका वो नहीं पूछता है। लेकिन यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है बहुत डीपली आया। तो ये आपका जो पंचायती राज संस्थाओं को जो 29 कार्यों की सूची है वो किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो आपका जो आर्टिकल है 243 जी के तहत दी गई है। कौन सा? अनुच्छेद 243 जी के तहत। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, आप लोग इसको अच्छे देखिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिकता जो संशोधन था वो कब पारित हुआ था। तो आपका जो नागरिकता कानून संशोधन था तो आपका ये 10 दिसंबर को, यानी कि 10 दिसंबर 2019 को आपका ये लोकसभा में आया था। उसके बाद में 11 दिसंबर 2019 को ये राज्यसभा में आया था। उसके बाद में 12 दिसंबर 2019 को ये राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए गया ना, राष्ट्रपति ने इस पर सिग्नेचर कर दिया अपना। उसके बाद में 10 जनवरी, यानी कि 10 जनवरी 2020 को ये पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 10 जनवरी 2020 को। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पर भी आपका 10 जनवरी 2020 नहीं दिया गया। कहाँ पे? ऑप्शन में आपको कहीं पे 10 जनवरी जो है वो नहीं दिया गया है 2020। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू मी, हमारे हिसाब से अगर इसका जो करेक्ट आंसर आपका है वो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 10 जनवरी 2020 कहीं पे नहीं दिया है, क्योंकि 10 दिसंबर 2019 को ये कहाँ पे लोकसभा में आया था, और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में, और 12 दिसंबर 2019 को जो है इस पर राष्ट्रपति ने अपने हस्ताक्षर किए थे, और उसके बाद में 10 जनवरी को ये 2020 को ये पारित हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है? तो आपका जो 73वें संविधान संशोधन कानून की जो वैधानिक शुरुआत हुई, यानी कि जो वैधानिक शुरुआत हुई है वो किस संविधान संशोधन बिल से हुई है? तो आपकी ये 64वां संविधान संशोधन बिल से हुई। किससे? 64वां संविधान संशोधन बिल से। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका आपका जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो बहुत इजी क्वेश्चन था, तो सभी को पता होगा, क्योंकि जो आपका जो क्वेश्चन है ये आपका हिस्ट्री से आया है। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोग इसी क्वेश्चन को करके आए होंगे। तो देखो, जो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री जो है वो स्थापित की थी। कब की थी? 1632 ईस्वी में। कब? 1632 ईस्वी में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं, यानी कौन सा जो है वो विकेंद्रीकरण का विशिष्ट नहीं है? तो स्वायत्तता, ये भी विकेंद्रीकरण का आपका है। उसके बाद में लोक सहभागिता, ये भी है विकेंद्रीकरण का है। उसके बाद में आपका जो स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना, ये भी विकेंद्रीकरण का है। सबसे अच्छा तो यही है कि जो स्थानीय समुदाय, यानी कि स्थानीय समुदाय को विकेंद्रीकरण के माध्यम से सशक्त बनाना है। उसके बाद में लोग की मानी लोग जनता की सहभागिता हो सके, यानी कि विकेंद्रीकरण हो सके कि। तो उसके बाद में यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि विकेंद्रीकरण का ये मतलब नहीं है।
जो आप यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में कि स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाने, यहाँ पर गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ऐसा नहीं कहा गया है। विकेंद्रीकरण का मतलब ही यही होता है कि स्वायत्तता, लोक सहभागिता और स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका जो है आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था। देखो इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा अच्छे समझने की कोशिश कीजिएगा कि देखो यहाँ पे जो आपका रेगुलेटरी एक्ट था 1773 का, ये तो था, मतलब ये आपका एक ऐतिहासिक कानून था। उसके बाद में आपका जो दिया गया यहाँ पे चार्टर एक्ट 1833 का, तो इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि 1833 का जो आपका चार्टर एक्ट था, क्या था 1833 का जो आपका चार्टर एक्ट था, उसके अंतर्गत क्या किया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पूर्ण एकाधिकार थे, यानी कि उसके जो एकाधिकार को पूरी तरह से क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को पूर्ण तरीके से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था। किस चार्टर एक्ट के द्वारा, आपका जो 1833 का चार्टर एक्ट था। उसके बाद में आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919 का, इसके अंतर्गत क्या किया गया था, इसके अंतर्गत आपके प्रांतों में द्विशासन प्रणाली की शुरुआत, यानी कि वहाँ पे लागू किया गया था। किसको, द्वि शासन प्रणाली को कहाँ किसमें लागू किया गया था, तो आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसी के तहत आपका जो है वो द्विशासन प्रणाली को लागू किया गया था। तो उसके बाद में आपका जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ये आपका जो एक्ट था, ये आपका ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में आपका ये ऐतिहासिक कानून नहीं था। कौन सा, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 या 1955। तो करेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत लिया। तो देखो बहुत अच्छा बहुत क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये है। तो यदि आप लोगों ने उस समय जब नई संसद भवन का जो निर्माण हुआ था, जो निर्माण की बात हो रही थी कि नई संसद बनेगी, तो उस समय ये करंट से क्वेश्चन आपका अभी हाल ही में लेटेस्ट में क्वेश्चन आया था, उसी से यह क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो यदि आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा अच्छे से, तो आप लोग इस क्वेश्चन को करके आए होंगे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को राइट करके आएंगे, क्योंकि देखो जो आपकी प्रोजेक्ट विस्टा, यानी कि प्रोजेक्ट विस्टा के अंतर्गत ही क्वेश्चन जो पूछा गया, तो जो नई संसद भवन का निर्माण की बात चल रही थी, तो उसी से है। उसका जो प्रोजेक्ट है वो किसने लिया था, तो इसका यानी कि किसने इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत ली, तो किसने जीती थी, तो आपका जो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड था, किसने, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने ही इसकी बोली को जीता था। तो इसका जो निर्माण का कार्य कौन करेगा, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड करेगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। तो सभी को पता होगा, वेरी इजी क्वेश्चन था, बहुत ही क्वेश्चन इजी था, इंडियन पॉलिटी से था। क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है, यानी कि निर्वाचन आयोग से कौन सा संविधान संबंधित है, तो कौन सा आर्टिकल संबंधित है, तो आपका अनुच्छेद 324 यानी आर्टिकल 324 जो है वो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है। तो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की जो प्रमुख कौन है, वो रेखा शर्मा है। कौन है, रेखा शर्मा जो है वो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेखा शर्मा। देखो जो रेखा शर्मा थी, ये राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख हैं वर्तमान समय में। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो करेक्ट आपका सी हो जाएगा। तो देखो ये आपके 50 क्वेश्चन थे। तो आपके इसमें सभी को जैसा पता भी होगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन आते हैं। तो इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो आपके फर्स्ट पार्ट में हम लोग 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं आज, और इसके बाद आपका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम लोग 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद आपका जो लास्ट पार्ट होगा वो कौन सा पार्ट होगा, आपका थर्ड पार्ट होगा। उसमें आपके जो 50 क्वेश्चन बचे होंगे उनको डिस्कस किया जाएगा।
क्योंकि आपके लोगों की सुविधा के लिए, आपकी जो सुविधा के लिए यहाँ पे 50 क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, आप लोग बोर नहीं होंगे और आपको कम समय में, यानी कि अप्रॉक्स 40 मिनट में आप लोग 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे और अच्छे से अपना मूल्यांकन कर सकेंगे। तो सभी लोग, आप लोग अपना मूल्यांकन अवश्य कीजिए कि आप लोगों ने कितने कुछ क्वेश्चन हैं वो करेक्ट किए हैं। आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन जो हैं वो राइट किए हैं। तो हमारी जो पुस्तक से इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, 50 से 60 क्वेश्चन आए हुए थे। तो आप लोगों ने यदि पुस्तक जो हमारी है इसको अगर आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, तो आप लोग अच्छा करके आए होंगे, हम उम्मीद करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं पार्ट नंबर 2 के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।